अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउल इस्लाम जदून और आप देख रहे हैं इन्फो डॉट गेट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हेनरी फ्यूल की बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में और आज हम उनकी एक मेजर कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा बात की है वो उनमें एक एफ.डब्ल्यू. टेलर और दूसरी हम बात करते हैं हेनरी फ्यूल की। एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे दैट आर एप्लीकेबल फॉर ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। और जब हम बात करते हैं हेनरी फ्यूल्स की, द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल्स आर एप्लीकेबल फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जी? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और द यूनिवर्सली एप्लीकेबल रूल्स और recommendations that guide the behavior or decision making of a manager। अब हम बात करेंगे 14 principles of Henry Fayol। इन 14 प्रिंसिपल्स को याद करने के लिए साइड पे एक सेंटेंस लिखा गया है। अ डॉटर आस्क टू हर फादर डैड UCUSSR, डैड रिप्लाइड OIC। ये हर प्रिंसिपल के फर्स्ट वर्ड को यहाँ पर लिखा गया है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो इन प्रिंसिपल्स को याद करने में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। As per this principle, the work must be divided and assigned to the person who can do it in the best way, which results in specialization। इसका मतलब कि जो काम है उसको डिवाइड किया जाए और उन लोगों को दिया जाए जो उस काम को करने में एक्सपर्ट हैं या उनका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन उस काम से रिलेट कर रही है। उससे क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट भी बात करेंगे फ्यूल एम्फसाइज्ड ऑन डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड ईच टास्क इज कैरिड आउट बाय अ स्पेशलिस्ट व्हिच इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर एंड आल्सो रिड्यूसेस ओवरऑल वेस्टेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। अथॉरिटी का मतलब कि वो पावर जो आपको मिलती है डिसीजन मेकिंग के लिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? मतलब कि जो आपको टास्क दिया गया है वो आपने उस टास्क को, उस काम को वक्त पर कंप्लीट करना है, पूरा करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हेन अ पर्सन इज आंसरेबल फॉर द ड्यूटीज असाइंड टू हिम। अब क्या है कि उसको डिसीजन मेकिंग की पावर दे दी, रिस्पॉन्सिबल बना दिया और अब उससे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब पूछा जाएगा तो वो होगी, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब उसके बारे में से आंसरेबल होगा वो उसका। फ्यूल एम्फसाइज ऑन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दे गो हैंड इन हैंड। An organization must build safeguard against misuse of managerial power। अब फ्यूल कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है उन दोनों को में बैलेंस रखना चाहिए और जो जब एक बंदे को पावर दी जाए उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कुछ सेफ गार्ड्स बनाए जाए कि वो उस पावर का मिसयूज़ ना करे। A manager should have the right to punish the subordinate for willfully not obeying the order। और मैनेजर को पावर दे जाएं कि वो सबऑर्डिनेट्स को पनिश कर सके जब वो उसकी बात ना माने। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डिसिप्लिन। एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द रूल्स of an organization and obey the terms of employment agreement। मतलब कि जब आप एम्प्लॉय हुए थे उस फर्म के, उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी गई थी वो है डिसिप्लिन, उनको आपने लाजमी फॉलो करना है। फ्यूल्स इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। फ्यूल कहते हैं कि लाजमी नहीं कि डिसिप्लिन सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के लिए हो, जो सुपीरियर लेवल के लोग हैं, जो अपर लेवल मैनेजमेंट है, उनको भी चाहिए कि डिसिप्लिन को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। अब एक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट में क्या होगा? देयर विल बी अ सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी। अब जब डिसिप्लिन होगा तो एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी और जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होगा तो एफिशिएंसी कैसे नहीं इम्प्रूव होगी? वहाँ पे कन्फ्यूजन्स होगी, वेस्टेज जो होगा रिसोर्सेज का और डिसीजन मेकिंग में डिले होगा और हर किस्म की अनसिस्टमैटिक वर्किंग होगी जिससे एफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं होगी।
Third is unity of command. This principle states that there will be only one boss to an employee who gives them order and instructions, and the employee reports to him only. This reduces the delays in the decision making. जब एक ही बॉस होगा, एक ही पूछने वाला होगा, तो इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में डिलेज नहीं होंगे और कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं होगी। जब कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो एक ही बंदा होगा जिसके पास वो जाएगा और पूछ लेगा। द नेक्स्ट is unity of direction. This principle states that every effort of an organization as a whole must be in the same direction, that is toward the achievement of organization's goal. मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही होना चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का गोल होना चाहिए। The next is subordination of individual to general interest. सिंपली इसका ये मतलब है कि एक एम्प्लॉय को चाहिए कि वो अपने मफादात से ज़्यादा तरजीह दे किसे, कंपनी के मफादात को, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को वो ज़्यादा तरजीह दे। द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट इज़ गिवन प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। It means that the first and foremost priority is given organization's collective good and interest. This means all the decisions are taken keeping the organization beneficial in mind. मतलब कि और एम्प्लॉय जो भी डिसीजन करे उसकी हर डिसीजन में वो कंपनी को और कंपनी की गोल्स को प्रायोरिटी दे और अपने जहन में कंपनी की मफादात को आगे रखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। There must be a proper balance between centralization and decentralization. According to Fuel, you must need to know that what does it means. Centralization is the system where the top level management retains authority, and the decentralization is the system in which there is delegation of authority at all levels of management. Fuel emphasized that an organization should be partially centralized and partially decentralized. फ्यूल्स के मुताबिक एक ऑर्गेनाइजेशन तब काम बेहतर अंदाज से कर सकती है जब ना तो वो ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो और ना ही डिसेंट्रलाइज्ड हो। पार्शली रहकर जब वो काम करेगी तो वो कामयाब होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन का मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जा रही है वो फेयर और इक्विटेबल होनी चाहिए। फेयर मीन्स एम्प्लॉय शुड गेट अ सैलरी दैट ही डिजर्व्स। इक्विटी मीन्स द वेजेस दैट अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सेम इंडस्ट्री आर पेइंग फॉर द सिमिलर पोस्ट। फेयर की समझ आ गई कि सैलरी जो है वो जो डिज़र्व कर रहा हो वो होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब कि सिमिलर इंडस्ट्रीज़ की जो सेम पोस्ट है उन दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए। अगर एक खैबर बैंक है वहाँ पे जो कैशियर की सैलरी है वो वही होनी चाहिए जो उसकी मुकाबले में जो दूसरा बैंक है लाइक जेएस बैंक है वहाँ पे जो एक कैशियर की पे है वही वहाँ पे होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इट मीन्स इक्विटी। अ फेयर एंड इक्विटेबल वेज टू एम्प्लॉय इंक्रीजेज देयर सेटिस्फेक्शन, हिंस एफिशिएंसी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। लाजमी बात है कि जब एक एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही होगी वो जो वो डिज़र्व कर रहा है वो मिल रही होगी और बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी वही होगी तो वो स्विच नहीं करेगा, वो सेटिस्फाई रहेगा, वो काम करता रहेगा आपके पास और इससे क्या होगा, वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा, वो एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम बात करते हैं स्केलर चेन की। इसका मतलब कि हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी तक एक चेन होनी चाहिए। अ चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू लोअर। There must be a chain of authority and communication in an organization that flow from top level to the lower level. This means that the subordinate reports to their immediate bosses that supervise who then report to their managers. इससे क्या होगा जी? It helps in giving orders and requesting something and also reduces chaos and delays in operations. इससे क्या होगा जी? जो काम करना है, जो operations होंगी उसमें डिले नहीं होगा। जो एक सब ऑर्डिनेट है वो उसके इमीडिएट बॉस को जल्दी से वो रिपोर्ट दे देगा और जो सुपरवाइजर्स हैं वो मैनेजर को रिपोर्ट देंगे। इससे एक चेन बरकरार रहेगी और काम जल्दी से जल्दी होगा, डिले नहीं होगा काम में। The next is order. There must be a proper place for everyone and everyone in its intended place. This means that men and material must be at their nominated place at the right time. This avoids trouble in the operations and also improves the efficiency of an employee.
ऑर्डर का मतलब कि हर चीज़ का एक ऑर्डर होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, हर चीज़ अपनी जगह पर होगी नॉमिनेटेड प्लेस पे। तो उससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी, एम्प्लॉय को कोई चीज़ ढूँढने में परेशानी नहीं होगी, काम काम में डिले नहीं होगा, काम जल्दी होगा और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इज़ इक्विटी kindly justice and fair behavior of manager towards worker creates a friendly atmosphere between supervisor and subordinates at the workplace। मतलब कि जब एक मैनेजर जस्टिसली और काइंडली बिहेव करेगा, फेयरली बिहेव करेगा एम्प्लॉयज़ से, तो वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कायम रहेगा, जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो इम्प्रूव होगी और एफिशिएंसी इंक्रीज। इक्विटी क्या करती है, लॉयल्टी इंक्रीज करती है और डिवोशन को अ गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज, दैट इज ऑल एम्प्लॉयज शुड बी गिवन fair and unbiased treatment। The next is stability of tenure। Employees should be selected through a rigorous procedure of recruitment, and once they are appointed against a vacancy or post, now an organization should try to maintain their stability and continuity. That is, they should be given a proper time to show the results. This will reduce employee turnover and also increases their effectiveness and efficiency in the long run। अब जब एक एम्प्लॉय सेलेक्ट कर दिया कंपनी ने, रिक्रूटमेंट हो गई, उसकी ट्रेनिंग्स हो गई, वो वैकेंसी पे आ चुका है, अब उस कंपनी को चाहिए कि उसको स्टेबल रखे वहीं पे, क्योंकि अब अगर वो छोड़ के जाता है, स्विच कर जाता है, तो उससे क्या होगा, नए एम्प्लॉयज़ को रखना, उनको ट्रेन करना, कंपनी का काफ़ी टाइम पैसा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए कंपनी को चाहिए जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ है, स्पेशलिस्ट हैं, उनको रिटेन रखें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दें ताकि वो वहीं पे रहें लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनिशिएटिव के बारे में। मीन्स कि जब कोई एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेना चाह रहा हो और उसकी क्रिएटिविटी को जब उसका मैनेजर सपोर्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, उसके ज़हन में एक बात आ जाएगी कि मुझे वैल्यू दी जा रही है मेरी बात को, तो वो उस काम को करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, उसका इंक्रीज़ होगा और जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। Means employees should need to be motivated to put forward their ideas or suggestions and implement them. Managers should motivate their employees to give their ideas and suggestions to the organization to support their creativity. This will develop a sense in them that their views are valued in the organization and also increases their interest in the work. Hence, efficiency will increases। The last is spirit de corps। स्पिरिट डी कॉप एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है विच मीन्स टीम स्पिरिट या टीम वर्क, मिल के काम करना। मैनेजर शुड प्रमोट टीम वर्क टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज। दिस विल हेल्प इन डेवलपिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को मेंटेन रखने के लिए जब एक मैनेजर टीम वर्क को प्रमोट करेगा एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो उससे क्या होगा, एक ट्रस्ट वाली एटमॉस्फेयर होगी जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदा उसका ट्रस्ट इंक्रीज़ होगा और उससे वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। यही थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। दैट वाज हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। इसके अंदर हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था उनकी हेनरी फ्योल की बैकग्राउंड के बारे में, और आज हमने पढ़ा है कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके वो एक बिल्कुल ज़ीरो हुई कंपनी को उठाकर लीडिंग कंपनीज में ले आए। तो यही था हमारा टॉपिक, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। काइंडली अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। कमेंट करें और देखते रहिए info.gate। थैंक यू वेरी मच।